नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं सुनीता शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। पीजीटी लेवल 3 का पेपर है हमारे पास, हम इसको करेंगे हल। और इससे पहले मैं पेपर हल करूँ, एक बात के लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपसे, क्योंकि मैंने पीजीटी का जो जल्दबाजी में एक पेपर की डाल दी थी। समय मुझे थोड़ा कम मिला था। मैंने वैसे तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी सारा पेपर ठीक से हल करने की, लेकिन जब ऑफिशियल की आई है तो मुझे पता लगा कि 8-10% है उसमें जो गलत है, जिसमें 4-5 प्रश्नों में तो मैंने कहा भी था डाउटफुल है। और सारे जो थे वो काव्य शास्त्र से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न थे, क्योंकि काव्य शास्त्र का जो टॉपिक है वो काफ़ी विस्तृत है और गहन अध्ययन और मनन के बाद ही उसको हम आगे देख सकते हैं। समय का अभाव था और दबाव ज़्यादा था, उसी के कारण ये गलती हुई है, मैं मानती हूँ इसको, और इसीलिए मैंने वो वीडियो हटा दी है। बहुत अच्छे व्यू आए हुए थे, लेकिन व्यू प्राप्ति मेरा उद्देश्य नहीं है, आप लोगों की संतुष्टि और सही आप तक बात पहुंचाना। अगर गलती हुई है तो हुई है भाई, मैं उसको तहे दिल से स्वीकार करती हूँ और क्षमा भी मांगती हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब इसको ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग अच्छी तरह एक्सप्लेन करके मैं ये आपको बताना चाहूँगी। ए सेट है मेरे पास पीजीटी हिंदी का, और प्रश्न नंबर है हमारा 91। जातिवाचक संज्ञा से रहित वाक्य क्या है? हमें बुराइयों से बचना चाहिए, पर्वतीय छठा दर्शनीय है, वह कलयुग का दुर्योधन है, यशोदा हमारे घर की सरस्वती है। अब इसमें देखें तो जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कब बन जाती है? जब वो क्या बन जाए, बहुवचन बन जाए। तो बुराइयों आने के कारण ये भाववाचक जातिवाचक बन गई। लेकिन यहाँ पर्वत जो है जातिवाचक है, लेकिन जब वो उस में प्रत्यय लग के वो उसका भाव बन जाती है तो वो जातिवाचक नारे के भाव बन जाती है। तो ये पर्वतीय और छठा दर्शनीय दोनों इसमें होगी। तो इस प्रकार जो हमारा इसका उत्तर रहेगा 2। चलिए अब अगला देखते हैं हम उत्तर। 92वां प्रश्न हमारा, अलंकारों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकारों से संबंधित अर्थ साम्य यमक का आवश्यक तत्व है, इसलिए समानार्थी शब्दों की आवृत्ति से यमक अलंकार होता है। पहला ही नहीं है, अर्थ साम्य यमक का आवश्यक तत्व है, बिल्कुल है, इसलिए समानार्थी शब्दों की आवृत्ति में यमक अलंकार नहीं होता। समानार्थी शब्द बार बार आते हैं, हर बार नया अर्थ देखे जाते, तब यमक अलंकार होता है। तो 92 का 1 रहेगा आपका, और देखने की जरूरत नहीं। जब हमें 1 में उत्तर मिल गया तो उपमेय में उपमान का संशय होने के कारण संदेह अलंकार में सत्य का निश्चय नहीं होता। बिल्कुल सही है, ये भी देख लेते हैं, हम एक्सप्लेन कर लेते हैं सारे कारण इसके। अनेकार्थी शब्दों द्वारा अनेक अर्थों के अभिन्न में श्लेष अलंकार होता है, ये भी ठीक है। अपहनुति अलंकार में वास्तविक उपमेय तथ्य को छिपाकर, ये भी सही है। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा ए, ठीक है, 1 उत्तर रहेगा 1। उसके बाद अगला देख लेते हैं हम। 93वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में मालिनी छंद का लक्षण नहीं है, यह वर्णिक संवर छंद है, बिल्कुल ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, ये भी ठीक है। और इसमें 7 और 8 पर, ये गलत है, 8 और 7 पर यति होती है, तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो क्या रहेगा? इसका उत्तर 3 रहेगा, ठीक है, 93 का 3। उसके बाद 94वां प्रश्न देख लेते हैं हम, क्या है 94वां प्रश्न। इससे पहले आगे बढ़े, हमारे नए जो बंधु आए हों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। देखते हैं, सर्वनाम विषय कौन सा विवरण गलत है? सर्वनाम से संबंधित ये संज्ञा के स्थापन्य होते हैं, बिल्कुल है, सही है। यह निश्चयवाचक और पुरुषवाचक है, ये भी सही है। कोई अनिश्चयवाचक है, ये भी सही है। आप केवल आर्धार्थ प्रयुक्त होता है, 94 का 4 आएगा, क्योंकि आप निजता के लिए भी प्रयुक्त होता है, निजवाचक सर्वनाम में भी। तो इसमें आ जाएगा हमारा 94 का 4, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, बढ़ते हैं आगे 95 में। ओज कांतिमती गौड़ीय, गौड़ी रीति के विषय में यह स्थापना किस आचार्य की है? ओज कांतिमती गौड़ीय रीति के संबंध में 95वां यह स्थापना किसकी है? वामन की है। रीति संप्रदाय के दाता भी वामन है, तो यह वामन की है, 2 आएगा इसका। उसके बाद अधिसूचना के विषय में असंगत कथन है। अधिसूचना के विषय में असंगत कथन देखना हमें। इसमें विविध सरकारी नियमों, आदेशों आदि की घोषणा होती है। प्रेषक के स्थान पर उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाता है। इसका संबंध सर्वधारण या संबंधित व्यक्तियों से होता है। इसे राजपत्र में, बिल्कुल, चौथा भी सही है। और सर्वसाधारण या ये तीसरा भी सही है। और विविध सरकारी नियमों दूसरा भी सही, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। असंगत ये है, प्रेषक के स्थान पर उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग होता है, प्रेषक के स्थान पर अन्य पुरुष बहुवचन का प्रयोग होता है। तो उसके बाद आगे देखते हैं 97वां प्रश्न क्या कहता है 97वां प्रश्न? वीर अद्भुत और रौद्र परस्पर मित्र रस है, बिल्कुल ठीक है। श्रृंगार रस का वर्ण श्वेत तथा देवता प्रथम माना गया है।
वर्ण श्वेत तथा देवता प्रमथ माना गया है कि करुण और भयानक हास्य रस के शत्रु है। तीसरा ये भी सही है। और उसके बाद शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। ये सम जो है वो निर्वेद के रूप में ये दिया है, फिर तो ठीक है। अन्यथा इसका जो ना, मैंने पहले ये भी मैंने डाउटफुल कह के करवाया था ये कि ये डाउट है मुझे। और की के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें दूसरा ऑप्शन दिया रस का वर्ण श्वेत तथा देवता परमत है। प्रथम पढ़ लिया था मैंने इसने, तभी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो दूसरा ऑप्शन है इसका 97 का 2 आ जाएगा। फिर देख लीजिए आगे 98वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में असंगत कथन है। हिंदी के रीति शास्त्र का आधार संस्कृत ग्रंथ है। 98 का ये बिल्कुल सही है पहला तो। उसके बाद दूसरा, हिंदी कवियों में अलंकार रस और ध्वनि के ही लक्षण उदाहरण सामान्यतः प्रत्यक्ष देखने को मिलते हैं। केशव का काव्य प्रवृत्ति की दृष्टि से रीतिकाल में आता, किंतु कालक्रम की दृष्टि से नहीं आता। ये भी सही है। और उसके बाद हम देखते हैं अगला, सॉरी, देव रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य है। चौथा की के अकॉर्डिंग जो है, मैंने तो अपने हिसाब से इसको करवाया था आपका ये 98। और इसका उत्तर रहेगा चौथा, देव रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी कवि है। प्रमुख अलंकारवादी कवियों में इनका स्थान नहीं आता। उसके बाद अगला है, कहानी और कहानीकार से संबंधित कौन सा विकल्प सम्मिलित कीजिए। 99 का 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है। बिल्कुल, ये जो मैं इनकी धन्यवादी हूँ जिन भी बंधु ने पेपर भेजा है। और ये है कविता दैया है शायद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत पेपर भेजा आपने। और ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही है, जैसे आपने कर रखा है ऐसे ही होगा। और इसका उत्तर रहेगा हमारा 99 का 1 रहेगा। बिल्कुल ठीक है, यही आएगा 1। उसके बाद अगला 100 देख लेते हैं, 100वां प्रश्न। 100वें प्रश्न का उत्तर क्या है देखते हैं। अतीत में द्वीपों अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मोहनजोदड़ो शहर की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। ये प्रश्न तो जो है ना यूं लगा ली कि आपको बताते बताते गलत हो गया। बिल्कुल मैंने की में निकाला था जब बिल्कुल सही था ये। घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते हैं, मुख्य सड़कों पे नहीं खुलते। घरों के दरवाजे अंदर वाली सड़कों पे खुलते हैं, ये दिया हुआ इसमें, क्योंकि ये +1 के पाठ में है मोहनजोदड़ो का ये, और उसमें से ये दिया गया है। तो चौथा ऑप्शन आएगा इसका, 100वें का 1 आएगा इसका। ये 4 सॉरी, इसी प्रकार गलत हुआ था ये। उसके बाद अगला देखिए, नमक का दरोगा किस प्रकार की कहानी है। नमक का दरोगा 101 का जो है मनोविश्लेषणवादी दे रखा है, 101 का नहीं। आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, बिल्कुल ठीक है, ये सही था हमारा और सही है, अब भी सही है। यानी कि तीसरा ऑप्शन आएगा, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी है। हिंदी कविता में राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। आश्रयदाता की स्तुति में 102वां प्रश्न। और 102वें का, आश्रयदाता की स्तुति में रचित आदिकालीन वीर गाथा काव्य राष्ट्रीय काव्य का संकुचित और विकृत रूप है। भूषण की राष्ट्रीय भावना में अखंड भारत के निर्माण का स्वर सुनाई देता है। और सही नहीं है। एक 102 का तो ठीक है, पहले भी यही था हमारा, भूषण वाला ही आएगा ये, दूसरा ऑप्शन ही आएगा। अखंड भारत का स्वर निर्माण नहीं है 102 का 2। उसके बाद अगला देखिए कौन है, 103वां देख लेते हैं क्या है 103 का प्रश्न। एक कहानी है भी पाठ के अनुसार मनु भंडारी को साहित्य, मनु भंडारी की कहानी है, अपने बारे में बताया है उन्होंने इसमें। और उसमें वो दूसरा ऑप्शन रहेगा इसका, 103 का 2 रहेगा। तो 2 है इसका, 103। 2 प्राध्यापिका गीता अग्रवाल से बहुत प्रभावित थी वो, उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की उन्होंने कि उनको उसको लिखने के लिए मनु भंडारी को प्रेरित करने वाली यदि थी तो उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल थी। संतो देखो जग बराना, साच कहे तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, टोपी पहिने मारा पहिने छाप तिलक अनुमाना, घर घर मंत्र देन फिरता है। इस प्रकार की पंक्तियां हैं इसमें, कबीरदास की +1 की किताब से ली गई है। संसार की असारता, योग साधना की जटिलता, धर्म ग्रंथों की उपाधिता, बाह्य आडंबरों का निरर्थक जो है प्रयोग। 104वां प्रश्न, और इसका 4 ही उत्तर है, ये 4 आ जाएगा। उसके बाद 105वां प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास ने अपनी किस रचना में चातक की निष्ठा को भक्त की अनन्यता के रूप में विस्तार पूर्वक चित्रित किया है। विनय पत्रिका, दोहावली और चातक की निष्ठा को भक्त की अनन्यता के रूप में किया है।
ये गड़बड़ थोड़ा सा जल्दी जल्दी के चक्कर में प्रश्न अगर ठीक से नहीं पढ़ा जाए तब भी गड़बड़ हो जाती है। भक्त की अनन्यता ये विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, ये गड़बड़ रहेगी। विनय, अनन्यता को विनय के रूप में पढ़ा गया और इसी कारण इसका उत्तर शायद गलत हुआ हमारा। 105 का दोहावली आएगा बी, बिल्कुल दोहावली में किया गया उन्होंने। 105 का आएगा हमारा बी 2। उसके बाद अगला है, किन क्रियापदों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। कर्म के आधार पर क्रियाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। 106वां प्रश्न, और इसका जो है उत्तर रहेगा सकर्मक और बिल्कुल 2 होती है। प्रयोग के आधार पर कुछ क्रिया शब्द सकर्मक और दोनों तरह के होते हैं, ये भी ठीक है। द्विकर्मक क्रियाओं में एक कर्म प्राणी बोधक और दूसरा कर्म पदार्थ बोधक होता है, ये भी ठीक है। त्रिप्राण्यथा क्रिया कर्मक होती है, ये गलत है। सकर्मक होती है, अकर्मक नहीं होती, तो चौथा आ जाएगा इसका। उसके बाद अगला देखिए, अगला कौन सा है हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न है 107 प्रश्न, काव्य हेतु विषय कौन सी विचार सारणी सही नहीं है। काव्य के मुख्य 3 हेतु माने गए हैं। प्रतिभा, व्युत्पन्न, निपुणता, बिल्कुल। कवि की नवोन्मेषशालिनी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं, ये भी ठीक है। मम्मट, शक्ति, प्रतिभा, निपुणता और अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप में काव्य हेतु, ये भी ठीक है। चौथा, भामह के अनुसार प्रतिभा काव्य का अनिवार्य हेतु नहीं है, नहीं ये गलत है। भामह के अनुसार प्रतिभा काव्य का अनिवार्य हेतु है, तो इसका ऑप्शन जो है वो चौथा रहेगा 4, ये बिल्कुल ठीक है। भामह के अनुसार प्रतिभा है, प्रतिभा के बिना तो नहीं माना जाता। 107 का 4 उत्तर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 108वें पे बढ़ते हैं, काव्य गुणों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। आचार्य वामन गुण को शब्दार्थ का धर्म मानते हैं, आनंदवर्धन गुण को रस का धर्म मानते हैं, भरतमुनि ने गुणों को 10, ये भी ठीक है। और उसके बाद मम्मट ने 3 गुण माने हैं। 108वां प्रश्न, और 108वें का जो है वो देखते हैं हम क्या है इसका उत्तर। आचार्य वामन गुण को शब्दार्थ के धर्म मानते हैं, ठीक है। और आनंदवर्धन आचार्य गुण को रस का धर्म मानते हैं, और भरतमुनि ने गुणों को 10 शब्द गुणों और 10 अर्थ गुणों में विभाजित किया है। 10 गुण माने हैं, शब्द और अर्थ के अलग अलग 10 माने हैं उन्होंने कुल, तो ये अलग अलग नहीं है, 10 गुण है, तो तीसरा आएगा। ये अर्थ के 10 और 20 हो गए ये तो ऐसे। उसके बाद है अगला हमारा, बाकी मुझे अब भी ये प्रश्न थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि कौन सा, ये है हमारा 108वां प्रश्न जो है, ये क्या है, भरतमुनि, दंडी और वामन, इन तीनों ने 10-10 गुण माने हैं, लेकिन शब्द और अर्थ के भी माने हैं इन्होंने 10-10 गुण, तो इसलिए मुझे ये प्रश्न थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। इसको हम काव्य गुणों के की के अकॉर्डिंग तो तीसरा है, और मैंने इसका करवाया था आपका आचार्य वामन गुण को शब्दार्थ का धर्म रीति को मानता है, ये करवाया था, तो इसलिए इस प्रश्न को मैं डाउटफुल में छोड़ देती हूँ, ये हम देख के बताएंगे, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न है हमारा 109वां, किस विकल्प में छंद का लक्षण सही नहीं है। छंद का लक्षण सही नहीं है 109वां प्रश्न, और द्रुत विलंबित वर्णिक संवर छंद है जो नगण, 2 भगण और रगण के योग से होता है। 109 सही है। और वंशत वर्णिक संवर छंद है जो जगण तगण रगण के योग से बनता है, ये भी सही है। चौपाई मात्रिक समछंद है जिसके अंत में गुरु लघु होता है। सोठा मात्रिक अर्ध समछंद है जिसमें समचरण तुकांत होते हैं, जिसमें समचरण नहीं होते। सोठा मात्रिक अर्ध समछंद है, ये तो ठीक है, लेकिन समचरण तुकांत नहीं होते, इसमें समचरण नहीं है, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, इसका ऑप्शन रहेगा चौथा, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए 110वां प्रश्न क्या कहता है, हमें सदैव ही सत्य बोलना चाहिए। इसमें अशुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य देखिए, अशुद्ध वाक्य बाकी सारी एक शुद्ध है। अब यहाँ पर देखें तो क्या आता है, हमें सदैव ही सत्य बोलना चाहिए, सदैव। उसके बाद है तुम्हारी बात सुनते सुनते, बातें सुनते सुनते, बालक खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, तीसरा सही है। 110 का 3 सही आएगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं 111वां प्रश्न, निम्नलिखित में विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। मोहन अनेक कलाओं में पारंगत है। अब यहाँ पर विशेषता क्या है, अनेक है, कलाओं की विशेषता अनेक में बुराई, ये तो भाववाचक हो गया। बच्चों की सफलता से माता पिता को प्रसन्नता मिलती है, ये भी भाव। वह बिना बताए अचानक चला गया, यह भी। तो उसमें देखिए विशेषण किस में है, विशेषण पहले में ही है, 111 का 1 रहेगा, ठीक है। 111 का उत्तर है हमारा 1, ठीक है।
उसके बाद अगला देख लेते हैं 112वां प्रश्न क्या कहता है, वाक्य रचना से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है। वाक्य में पदकरण का सामान्य नियम है कि पहले कर्ता फिर कर्म और अंत में क्रिया होती है, बिल्कुल ठीक है 112वां। उसके बाद दूसरा जो है द्विकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों में मुख्य कर्म पहले, हाँ ये गलत है, क्योंकि मुख्य कर्म में पहले और गौण कर्म बाद में आता है, इसमें गौण कर्म पहले आता है और मुख्य कर्म बाद में आता है, तो दूसरा ऑप्शन सही रहेगा 112 का दूसरा, ठीक है। उसके बाद आगे 113वां प्रश्न देखते हैं क्या है, कौन सा कथन संगत नहीं है। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में समान है, तो बिल्कुल आगे देख लेते हैं क्या है, अष्टछाप के कवियों में नंदथार को ये सही है। पुष्टि मार्ग कृष्ण को गोपाल कृष्ण की बाल लीलाओं का विशेष महत्व देते हैं। देखिए तो उन्होंने बाल कृष्ण के साथ साथ कृष्ण की दूसरी लीलाओं को भी महत्व दिया। गुसाई हित हरिवंश अनुयायी भक्त और स्वामी हरिदास अनुयायी भक्त कवि से भी लगभग एकांत रूप से राधा और गोपियों के साथ कृष्ण की प्रेम क्रीड़ाओं के वर्णन में ही अधिक मगन, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी चौथा भी बिल्कुल ठीक है। तो देखते हैं इसका उत्तर हमारा 113 का क्या रहेगा, और 113 का उत्तर है हमारा भक्तिकालीन कृष्ण काव्य प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में समान नहीं लिखा गया, मुक्तक काव्य बहुत अधिक मात्रा में लिखा गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, 1 रहेगा, 1, ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए 14वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है, विरल सघन विलोम है, संलिप्त निर्लिप्त ये भी है, अनिमेष निर्निमेष। सामीस और निर्निमेष या सामेश और अनिमेष होता तो ठीक होता, तो इसमें हमारा 114वें का आएगा 3, 114वें का उत्तर है 3, ठीक है 3 आएगा 114वें का। उसके बाद अगला देख लेते हैं 115वां प्रश्न क्या कहता है, इनमें से कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया है। काव्य धारा का विवेचन जैसा इस इतिहास में है वैसा अन्य कहीं नहीं। शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास के संबंध में उस कथन किसका है, 115वां प्रश्न, और यह कथन जो है वो किसका है देख लेते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर गणपति। ये कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, क्योंकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उनके अनुसरण पे ही अपना हिंदी साहित्य का इतिहास, उनका भी इतिहास इसी का था। उन्होंने उसमें जो विभाजन किया था उसी तरह किया था, एक चारण काल और जोड़ दिया था और समय अवधि भी बढ़ा दी थी उन्होंने। उसके बाद 116वां प्रश्न देख लेते हैं, 116वें प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तत्व संत काव्य धारा से परिलक्षित। नाम जाप बिल्कुल था, गुरु के महत्व को, ये भी गुरु का महत्व भी ब्रह्म से ज्यादा महान मानते हैं गुरु को। साधना का द्वार सबके लिए, ये भी ठीक है। वैष्णव, हाँ इसमें ये आ जाएगा, वो वैष्णवों की नवधा भक्ति को नहीं मानते, चौथा ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 117वां, निम्नलिखित में कौन सी कृति साहित्य अकादमी से पुरस्कृत नहीं है। कली कथा बाया बाईपास, अब कली कथा जो है ना साहित्य अकादमी से है, कली कथा जिसकी लेखिका है अलका सरावनी, और उसके बाद है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपोरा, ये भी जो है वो क्या है, या ये चित्रा मुदगल की रचना है, इनको भी साहित्य अकादमी मिल चुका है। और सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का, इनको नहीं मिला है, मुझे चांद चाहिए, इनको सुरेंद्र वर्मा का इसको भी मिल चुका है, तो इसलिए इसका उत्तर रहेगा तीसरा, सूरज का 7वां घोड़ा इसको नहीं मिला है। ये देखिए सूरज का 7वां घोड़ा, तीसरा प्रश्न, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं 18वां, विकल्प द्वारा निम्नलिखित रचना और रचनाकारों को पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल की है, बिल्कुल ठीक है, पहाड़ पर लालटेन उनकी रचना है, ये सही मिलान कर रखा है। कल मुझे सुनना सुदामा पांडे धूमिल का है। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, चुका भी हूँ मैं नहीं, ये बहादुर का है। तो एक का जो है वो 2 है, एक का 2 है, देखते हैं किस किस में आता है, एक का 2 तीसरे में और पहले में आता है। कल मुझे सुनना 2 का 1 है, 2 का 1 है, ये भी तीसरे और पहले में आ रहा है। अब 3 का देखते हैं, खूंटियों पर टंगे लोग, 3 का 4 है, 3 का 4 है, तो इसका तीसरा ऑप्शन रह जाएगा हमारा, तीसरा ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। उसके बाद 119वां प्रश्न देखते हैं, 119वें प्रश्न में क्या छुपा हुआ है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंबित होता है, तब यह निश्चित होता है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। उक्त विचार किसका, बाबूलाल आचार्य रामचंद्र, बिल्कुल उन्हें हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में उन्होंने लिखा था,
वहीं पे जो है ना उन्होंने ये भी दिया है, जो यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, उसके बाद 120 का प्रश्न का देख लीजिए। एक कुत्ता और एक मैना पाठ के आधार पर, ये एक कुत्ता और एक मैना 9वीं क्लास का पाठ है। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का बहुत सूक्ष्म चित्रण किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो ये पाठ है, और उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कहा कि वो सूक्ष्मता से पक्षियों का चित्रण करते थे। एक मैना की कविता लिखी थी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि मुझे पहले समझ नहीं आई, और बाद में जब मैंने उस लंगड़ी मैना के बारे में वो बात करते थे, और बाद में जब मैंने चिंतन मनन किया, जब मैं पढ़ाने लगा तब मुझे समझ में आई। 121वां प्रश्न, सभी विद्वानों ने क्रिया विशेषणों के 2 ही भेद माने। यही गलत है, 2 नहीं माने। अधिकतर विद्वान जो है ना क्रिया विशेषण के 5 भेद मानते हैं। उसके बाद अगला देखिए, कौन सा कथन असंगत है? अभिधा को आचार्यों ने शब्द की प्रथमा शक्ति कहा है, और बिल्कुल अभिधा को आचार्यों ने पहली शब्द शक्ति कहा है, और अभिधा शब्द के प्रसंग प्राप्त अन्य अर्थ का भी बोध देती है। प्रसंग से प्राप्त अन्य अर्थ का भी बोध देती है अभिधा। उसके बाद अगला है, शब्दकोश में शब्द का जो अर्थ दिया जाता है उसका आधार अभिधा शक्ति ही है। अभिधा शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थ बोध होता है। अब यहाँ पर असंगत है 122वां प्रश्न, और इसमें अभिधा के प्रसंग प्राप्त अन्य अर्थ का भी बोध होता है। अभिधा तो एक ही अर्थ देती है, लेकिन इसका अब देखिए ये प्रश्न तो ठीक है, हम की के अकॉर्डिंग भी है और ठीक भी है ये बात कि वो एक ही अर्थ देती है अभिधा, तो अन्य अर्थ नहीं होता 2। लेकिन देखिए अगर अभिधा योग रूढ़ शब्द जो है उसका अर्थ भी तो लक्षण होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ये भी डाउटफुल है, ये थोड़ा सा देखने की जरूरत है। योग रूढ़ का भी तो लक्षण अर्थ देता है, सीधा अर्थ कहाँ आता है उसका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 123, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। सठ प्लस आत्मा, सडात्मा, उत प्लस शोषण, उच्छ्वन। देखिए टय के बाद यदि कोई भी स्वर आ जाए तो टय पहला वर्ण अपनी ही जाति के तीसरे में तो सडात्मा हो गया, ठीक है। उत प्लस द के बाद यदि छ आ जाए तो द क्रमशः च और स छ में बदल जाता है, ये भी सही है। सु प्लस अल्प यदि ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ऊ व में परिवर्तित हो जाता है, तो स्वल्प भी ठीक है। वाणी प्लस औचित्य, इसमें औचित्य दे रखा है, ये यहाँ पर गड़बड़ है चौथा, तो 23 से 123 में का उत्तर रहेगा 4, ये चौथा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं 124वां प्रश्न क्या कहता है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? सर प्लस आसन, पर्यंक प्लस परी प्लस अंक, ये भी ठीक है। सदासद प्लस आशय, ये भी ठीक है। घट घटा प्लस अटोप, घट प्लस घटा प्लस अटोप, घट पर, ये चौथा डाउटफुल है ना, चौथा गलत है। तो इसमें देखिए सर, ये दूसरा सर था, ये इसका अर्थ मैंने कुछ और देख लिया था। घटा प्लस ये इसका चौथा ही आएगा, 124 का 4 है। उसके बाद आगे देखिए 125वां, या अनुरागी चित्त की गति समझ नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल होए। अब यहाँ पर क्या है 125वां, इसमें तो क्या है, या अनुरागी चित्त की गति समझे, जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे कहता है जैसे जैसे काले रंग में डूबता है वैसे वैसे वह उज्जवल होता है। तो इस हिसाब से तो ये विरोधाभास अलंकार बन गया। श्याम रंग में डूबता है उज्जवल होता है, विरुद्ध बात कर दी, क्योंकि काला होगा लेकिन उसको उज्जवल बना दिया, तो विरोधाभास तो है ही है। अब किस में, हमारे दूसरे और चौथे में है विरोधाभास अलंकार। इसके साथ साथ देखे हम आगे देखते हैं अगला अलंकार कौन सा है। अब विरोधाभास के साथ एक जगह श्लेष है, एक जगह उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा में तो संभावना दिखाई गई है, तो यहाँ इसमें संभावना न होके इसके 2 अर्थ निकलते हैं, क्योंकि एक तो सीधा तो कि जैसे जैसे वह काले रंग में डूबता है वैसे वैसे वह पवित्र होता है, और दूसरी इसका प्रतीकात्मक रूप में जो है एक और अर्थ है, वो कहते हैं कि जैसे जैसे भगवान को प्राप्त करता है और वो अपनी अंदर की गहराइयों में जाता है वैसे उसे ज्ञान होता है। तो एक के 2 अर्थ जब निकलते हैं एक ही पंक्ति के, तो वो क्या हो जाता है, हमारा श्लेष अलंकार हो जाता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यानी कि उत्प्रेक्षा, विरोधाभास और चौथा ऑप्शन रहेगा इसका, 125 का 4 आ जाएगा। उसके बाद अगला देखिए 126वां प्रश्न, एत एवं विपर्यस्ता गुणा काव्य सुकीर्तिता, गुण विषयक उक्त मत किस आचार्य का है? 126वां प्रश्न यह हमारे भरतमुनि जी का है। 1 नंबर बिल्कुल ये सही है, एक उत्तर आएगा इसका भरतमुनि का है। उसके बाद आगे देखिए
किस शब्द में अप्रत्ययवाचक अप्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आदित्य, वात्स्यायन, दैहित्र। अब यहाँ पर आदित्य, आदि, अत्य ये नहीं होगा, वात्स्यायन, अयन, उसके बाद दैहित्र, दैहित्र प्लस अदैहित्र। हाँ बिल्कुल 3 आएगा इसका। देखिए हमारा ये प्रश्न कौन सा है? प्रश्न है 127वां। 127वें प्रश्न का 3 उत्तर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं 128वां प्रश्न। विदेशी भाषाओं में उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन है? दर और बेचारा जो है वो विदेशी में, क्योंकि ये का, पथ, का, कु, औ, दू, दूबला और कुल और निर, दर और बे, ये दोनों जो है वो अरबी फारसी भाषा के है। चौथा आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, किस विद्वान ने कन्नौजी और बुंदेली का अलग अलग अस्तित्व न मानकर उन्हें ब्रज भाषा के ही उपरूप माना है? अब कौन सा विद्वान है जो कन्नौजी और 129वां प्रश्न और 129वें का उत्तर हमारा भोलानाथ तिवारी है, धीरेन्द्र वर्मा है, जॉर्ज ग्रियर्सन है और सुनीति कुमार चट। सारे ही भाषाविद है ये और सब ने भाषा से संबंधित अलग अलग अपने विचार दिए हैं। कन्नौजी और बुंदेली का अलग अलग अस्तित्व न मान के ब्रज भाषा के रूप में धीरेन्द्र वर्मा ने माना है। बी ऑप्शन रहेगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए, छाया मत छूना कविता में 10वीं में है छाया मत छूना कविता शब्द में कवि का क्या अभिप्राय है? ये मैंने एनसीईआरटी की वीडियो बनाई थी, उसमें डाली भी थी, अगर आपने देखी होगी तो। भविष्य की चुनौतियां, जीवन की कठोर वास्तविकता, छल कपट और दुर्निवार विगत की सुखद काल्पनिकता। तो इसमें चौथा ऑप्शन रहेगा, बीती हुई सुखद कल्पना को अगर करता रहे व्यक्ति और वास्तविकता के धरातल पर खड़ा ना होगा तो वह कुछ नहीं कर पाएगा और वह एक परछाई को छूने की तरह ही रह जाएगा। 130वां प्रश्न था ये हमारा। उसके बाद 131वां प्रश्न देखते हैं, भक्ति आंदोलन से पहले सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का योग मार्ग ही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 131वें पे चलते हैं। 131वां प्रश्न क्या कहता है हमारा? 132वां प्रश्न क्या कहता है? किस विद्वान ने केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही वास्तविक हिंदी माना है? तो ये उम्मीद है कि आप हमारे जो भी पेपर दे के आए थे, अधिकतर बच्चों के, अधिकतर कैंडिडेट के स्टेट क्वालिफाई हुआ होगा। पेपर मुश्किल है, आसान तो नहीं है, क्योंकि इसमें काव्य शास्त्र को बहुत अधिक टच किया गया है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी और भी सब्जेक्टों की तैयारी आपने की थी तो उम्मीद है कि हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो आप निराश मत होइए, तैयारी रखिए भाई। ये कौन सा कुंभ का मेला है, अगले साल फिर आ जाएगा, तो इसलिए अपना करिए, तैयारी रखिए रेगुलर। अगर आप सोचो 1-1.5 महीने पढ़ के हम कर जाएं तो फिर नहीं होगा। तो चलिए, किस विद्वान ने केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही वास्तविक हिंदी माना है? तो 132वां प्रश्न और इसका उत्तर 4 है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है। तो चौथा इसका ऑप्शन रहेगा 4। ठीक है, 133वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विचार अम्बेडकर के विचारों के अनुरूप नहीं है? 133वां प्रश्न, जाति प्रथा श्रम विभाजन का दोष मुक्त व्यवस्था है। नहीं, वो दोष मुक्त नहीं मानते, वो दोष युक्त मानते हैं। तो पहला ही उत्तर रहेगा। ये +2 में है अम्बेडकर जी का लेख, श्रम विभाजन, जाति प्रथा और श्रम विभाजन 2 लेख, समता समानता करके दूसरा है। प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय वानर निकर आए गए हनुमान जिमी करुणा मह वीर रस। करुणा में है वीर रस। 134 का करुण रस में वीर रस का आना बताया है। ये +2 में है तुलसीदास जी का ये, और उसमें से लाइन ली गई है। उसके बाद अगला 135वां, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? गिरी, गिरी का मतलब पहाड़ और कानन का मतलब बगीचा होता, तो इसी पहले में ही नहीं है, ए ऑप्शन रहेगा। तालाब तडाग एक ही है, पुरंदर इंद्र भी इंद्र के पर्यायवाची, यमुना कालिंदी ये भी यमुना के पर्यायवाची है। ठीक है, उसके बाद 136वां प्रश्न देख लेते हैं, एतई वैदर्भ मार्गस्य प्राण 10 गुणा स्मृता, उक्त मत किस आचार्य का है? 136वां प्रश्न और यह है दंडी का है, बिल्कुल दंडी का है, एक ऑप्शन रहेगा इसका 1। तो आगे बढ़िए, अगला देखते हैं। 137वां प्रश्न क्या कहता है? श्रृंगार रस विषय कौन सा कथन गलत है? भर्तमुनि ने इसे उज्ज्वल पवित्र उत्तर मानकर इसका राजत्व सिद्ध करते हैं। सही है ये, बिल्कुल 137 में का ये सही है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, इसके उद्दीपक विभागों के अंतर्गत मानव, मानवोत्तर, प्रकृति, देवता, जड़, चेतन सभी आ जाते हैं,
क्योंकि इन्हीं का आसरा पाकर जो है ना उद्दीपक विषय होते हैं इसके। मानवोत्तर क्रियाएं, प्रकृति भी होती, देवता जड़ सारे शामिल हो जाते हैं इसमें। नायक नायिका के संबंधों की कल्पना के आधार पर इसके दो भेद किए गए हैं, ठीक है। इसमें समस्त सात्विक भाव के संचारी भावों का समावेश होता है। सात्विक तो होते हैं और संचारी समस्त भाव नहीं होता। तो इसका उत्तर जो है 137वां प्रश्न, इसका उत्तर 4 रहेगा। बिल्कुल ठीक है, इसका उत्तर यही है। क्योंकि जब मैंने करवाया था तब ये बात की भी थी हमने कि इसमें और इसमें थोड़ा मुझे डाउट है। उसके बाद देखिए, रस निष्पत्ति से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। देख लेते हैं। भट्टलोलट का मतारोपवाद के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। शंकु के मतानुसार चित्र तुरंग न्याय से सामाजिकता को अनुकर्ता में अनुकार्य की प्रतीति होती है। और उसके बाद है भट्टनायक के अनुसार भोजकत्व व्यापार द्वारा विभावादि का साधारणीकरण होता है। विभावों का साधारणीकरण नहीं माना है उन्होंने। तो ये तीसरा ऑप्शन रहेगा इसका। 138 का 3 आ जाएगा। 139 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में असंगत कथन है। जब लोक और शास्त्र के कथित नियमों का उल्लंघन किया जाए तो दुष्कर्मत्व दोष होता है। और श्रुति कटित्व शब्दगत दोष है जो प्राय कोमल रसों में होता है। 139वां प्रश्न। अपरिचित और अर्थगत और शब्दगत ये आ जाएगा। ये दोनों में नहीं है, ये सिर्फ अर्थगत है, यानी कि तीसरा ऑप्शन रहेगा। उसके बाद अगला देखिए 140वां। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। अन्योन्याश्रित, सन्नद्ध, संप्रभुता, पदोन्नति, पर्यवसन। अब इसमें से हमें ये देखना है कि शुद्ध कौन कौन से हैं। शुद्ध, सन्नद्ध शुद्ध है, संप्रभुता भी शुद्ध है, पर्यवसन। ए, से और ये, बै, से और ये, ए नहीं, बै, से और ये दूसरे में आते हैं। तो 140 का 2 रहेगा। ये देखिए, बै, से और ये दूसरे में, ठीक है। उसके बाद अगला देख लेते हैं 141वां। किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है। यथामति मति के अनुसार देह रूपी लता, शोकाकुल, शोक। 141 का क्या रहेगा। 141 का 3 रहेगा। शोक से में नहीं, शोक से आएगा यहाँ पे। तो 143 का शोक से आकुल या व्याकुल। तो ये तीसरा रहेगा 141 का। उसके बाद 142वां देख लेते हैं। रसायनों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। विभाव रस का हेतु निमित्त का कारण बनता है। 142 प्रश्न। और ठीक है, अनुभाव को रस का कार्य कहा जाता है। विभाव के बाद उत्पन्न होता है, भी ठीक है। भाव के पश्चात उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं 4 प्रकार की होती है, भी ठीक है। व्यवहादी भाव स्थायी भाव के उपकारक होते हैं और रस की सिद्धि तक नहीं, ये गलत है। रस की सिद्धि तक स्थिर नहीं रहते, ये उसको उजागर करते हैं लेकिन रस की सिद्धि तक बने नहीं रहते, संचारित हो जाते हैं। तो इसलिए चौथा ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला है हमारा 143वां। मियाँ की जुत्ती मियाँ के सिर लोकोक्ति का क्या अर्थ है। 143वां प्रश्न। किसी को उसी की चाल से हराना, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही है इसको। मियाँ की जुत्ती उसी के सिर मतलब किसी को उसी की चाल में हराना, तो एक ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद देख लेते हैं। किन समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद से मूल्य नहीं है। कथा, गुदड़ी, कंथा, कथा, ठीक है। इतर, इतर दूसरा। और सुगंधित, तान, ताना, आलाप और उपेक्षा, हाँ इसका आ जाएगा। 144 का 4 आ जाएगा। बिल्कुल सही है 144वें का 4। उपेक्षा ये उल्टा दे रखा है। उपेक्षा का मतलब ध्यान न देना और अपेक्षा का मतलब उम्मीद लगाना। माटी वाली कहानी का केंद्रीय भाव है बेरोजगारी की समस्या, विस्थापन की समस्या। देखिए, टिहरी बांध बनता है और वहाँ पे लोगों को जब दूसरी जगह बसा दिया जाता है तो उनको समस्या आती है अपनी हर चीज़ की, उनकी ज़मीन भी, उनका घर भी छीन दिया जाता। तो ये विस्थापन की समस्या है। 2 आएगा। एक औरत है, वो अपने एक टिन में भरकर माटी लेके जाती है और वो बेच के आती है और उसी से उसकी आजीविका चलती है। ढोल सो बनाए मेलत सभा के बीच, लोगन कबित की बो खेल करी जानो। उक्त काव्यांश के रचनाकार कौन है। इसके ठाकुर है, इसके रचनाकार 3 ऑप्शन है। इसके रीति मुक्त कवि है, ठाकुर उनकी रचना है ये। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 147वां देख लेते हैं क्या है। कौन सा वाक्यांश और तत्संबंधी शब्द अर्थ संगत है। समूह या झुंड से निकला हुआ यूथ बरस्ट। 147वां प्रश्न। और बोलने में संकोच न करने वाला वाक चातुर्य, ये आएगा, दूसरा ही आ जाएगा। ये देखिए, यूथ बर्स्ट शब्द का प्रयोग जो है ये वो 1 महीना और एक
उसका जिक्र है ना, कुत्ता, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिए एक आधा प्रश्न और भी आया उससे, शांति निकेतन की बात हुई थी जिसमें वहां पर ये यूथ बरस शब्द का प्रयोग रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। वो एक अलग निकली हुई मैना है उसके लिए। तो ये समूह से निकाला हुआ मजाक उड़ाने वाली हंसी को उपहास कहते हैं। और वह विदेश देश उपनिवेश जिसमें विदेशी लोग आकर बस जाते हैं वो भी ठीक है। तो इसका उत्तर जो है हमारा रहेगा बोलने में संकोच न करने वाला जो होता है वो वाचाल या कुछ और वाक चतुर। तो जो बोलने में चतुर होता है, वाक चातुर्य उसको बोलते हैं। उसके 149वां अगला प्रश्न देखिए। तो जो हमारे बंधु नए आए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए वीडियो और तैयारी करते रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। कौन सा कथन सही नहीं है? विशल देव रासो का अंगिरस वीर रस है। अब 149 का पहला ही सही नहीं, इसका अंगिरस वीर रस नहीं है, श्रृंगार रस है, क्योंकि एक विरह काव्य है। श्रृंगार का विरह भाव इसमें अधिक दिखाई देता है। ये देखिए आपका इसका प्रश्न है कौन सा कथन विशल, पहला ही आ जाएगा। 149 का पहला ही उत्तर गलत है। उसके बाद अगला देखिए, आलो आंधारी नामक आत्मकथा किसकी है? ये प्रश्न पहले भी आया था, पिछले स्टेट में भी आया था, +1 के सिलेबस में। आलो आंधारी और बेबी हालदार की आत्मकथा है। ये बहुत ही चर्चित आत्मकथा रही है बेबी हालदार की। एक घरों में काम करने वाली महिला के जीवन की कहानी है जो उसने बंगाली में लिखी थी। 150 प्रश्न, और उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी, एक्सप्लेन किया, समझ आया होगा, आपको सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। तो देखते रहिए, प्यार प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। धन्यवाद।